हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुमन अपने पति संजय के साथ एक छोटे से गांव में रहती है और वो दोनों खूब मेहनत करते हैं। एक छोटे से खेत में वो अरहर की दाल की खेती करते हैं। दाल की खेती करने के बाद जब संजय उन दाल को बाजार में बेचने के लिए लेकर जाएगा तो कोई उसकी दाल नहीं खरीदता। कई दुकानों में भी संजय जाता है और वहां भी जब कोई उसकी दाल नहीं खरीदता तो संजय बहुत निराश हो जाता है और घर आकर शांत बैठ जाता है। अपने पति को इतना शांत देखकर सुमन कहती है, क्या हुआ आपको? आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? किसी से कोई बात हुई है क्या आपकी? हमारी दाल की बिक्री तो हो रही है ना? हमारी इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने बाजार में दाल बेची, दुकानों में जाकर बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अरहर की दाल लेना ही नहीं चाहता है, और अगर ले रहे हैं तो बिल्कुल भी अच्छे दाम नहीं दे रहे हैं। ऐसे तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमने तो बस अरहर की दाल की खेती की थी और इसी उम्मीद में की थी कि अगर हम उसे बेचेंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारे हालात और बुरे हो जाएंगे। हाँ, मुझे भी इसी बात का डर है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो खेती करने के लिए हमने कुछ पैसे कर्जे में लिए हैं, वो कैसे अब हम दे पाएंगे। यहाँ तो हमारी दाल ही नहीं बिक रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें अब। कोई बात नहीं, आप ज्यादा मत सोचिए इस बारे में। भगवान ने मुश्किल दी है तो जरूर मुश्किल का हल भी होगा। बस वो हल हमारे सामने आ जाए। सुमन, तुम्हें भी पता है कि अब जो मुसीबत हमारे सर आई है, न कोई उसका हल है और ना ही कोई हल दूर दूर तक दिख रहा है। भगवान भी हमारी पता नहीं क्यों परीक्षा ले रहे हैं। मुझसे ज्यादा तो तुम इस बात को लेकर परेशान हो। परेशान तो हूँ, लेकिन यकीन है मुझे कि सब ठीक हो जाएगा। सुमन और संजय दोनों ही काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अब ना उनके पास कोई काम था और ना ही पैसे थे। वक्त इतना बुरा होता जा रहा था कि अब उनके खाने के लाले भी पड़ते जा रहे थे। ऐसे एक दिन सुमन काम की तलाश में बाजार जाती है। तभी सुमन की नजर एक ठेले पर पड़ती है और सुमन खुद से बात करते हुए कहती है, अरे हाँ, अगर हमारे पास कोई अपना काम नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि हम कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। हम ये तो कर ही सकते हैं ना। सुनिए ना, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा दाल है और हमारे पास कोई काम भी नहीं है, तो क्यों ना हम अपना दाल चावल का ठेला लगा लें। अभी कोई काम नहीं है तब कम से कम कोई काम तो होगा ना। सुमन की बातें संजय को ठीक लगती हैं और संजय भी अब दाल चावल का ठेला लगाने के लिए मान जाता है। वो दोनों अब दाल चावल बेचने लगते हैं। स्वाद अच्छा था इसीलिए लोग भी आते हैं और अब वो हर प्रकार की दाल बेचना शुरू कर देते हैं। थोड़े दिनों में उनके दाल चावल काफ़ी फेमस हो जाते हैं और अब वो अपना एक 5 स्टार रेस्टोरेंट भी खड़ा कर लेते हैं। सुमन को काफ़ी अच्छा लगता है। देखा, मैं बोल रही थी ना कि भगवान में यकीन रखो, वो कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर दिखाएंगे, और उन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया। हाँ, तुम सही कहती थी। 1 साल में ही हमारा अपना एक रेस्टोरेंट है। मुझे काफी खुशी है। भगवान की दया से किसी चीज की कोई कमी नहीं है। दोनों के हालात में काफ़ी सुधार आ गया था, लेकिन अब भी दोनों बहुत मेहनत करते हैं। कुछ दिनों बाद शहर से संजय का दोस्त अनुराग आता है। अनुराग जब संजय से मिलता है तो संजय कहता है, क्या बात है, यहाँ से तो बैग लेकर ऐसे निकला था जैसे अब करोड़पति बनकर ही आएगा, लेकिन तू तो अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेकर गांव ही आ गया। क्या करूं, शहर में काम कर रहा था, लेकिन ठीक से काम चला नहीं। मुनाफा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन नुकसान काफी भारी हो गया। अगर मैं अब भी शहर में ही रहता तब तो और भी ज्यादा मुसीबत बढ़ जाती। अरे, मैं तो पहले ही बोल रहा था कि अपना गांव भी कुछ कम नहीं है। मेहनत करने वाला कहीं भी काम कर सकता है, लेकिन शुरू से ही तू तो बस जल्दी जल्दी ज्यादा पैसे कमाना चाहता था ना, वो भी बिना मेहनत के। अरे, आजकल मेरे हालात खराब चल रहे हैं, तब तो तू मुझे बोल ही सकता है। वैसे मैंने सुना है कि तेरा काम काफी अच्छा चल रहा है। हाँ, बस अब भगवान की दया है। मैंने तो एक छोटे से ठेले से शुरुआत की थी और अब यहाँ आ गया। वैसे सच ही कहते हैं कि तुम मेहनत करने से कभी भी पीछे मत हटो। एक ना एक दिन तुम्हें मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अच्छा अनुराग, मैं अब चलता हूँ, मुझे काम है काफी। अब तो तू गांव में ही रहने वाला है, अब तो मुलाकात होती ही रहेगी। संजय इतना कहकर वहां से चला जाता है और अनुराग खुद से बात करते हुए बोलता है,
मैं पैसे कमाने के लिए शहर गया और वहां से भी खाली हाथ आया हूँ, और ये गांव में ही इतने पैसे कमा रहा है, ऊपर से मेरा मजाक बना रहा है। अनुराग को संजय का अच्छा खासा काम देखकर काफी ज्यादा जलन होती है और उसके मन में संजय को बर्बाद करने का प्लान आने लगता है। कुछ दिनों बाद संजय के रेस्टोरेंट में अनुराग जाता है और संजय से कहता है, काफी अच्छा रेस्टोरेंट है और बड़ा भी बहुत है। वैसे संजय, मैं कहीं भी जाकर देख सकता हूं ना रेस्टोरेंट में, मतलब ऐसे ही मन हो रहा है देखने का। अरे बिल्कुल अपना ही समझ इसे। अनुराग रेस्टोरेंट को देखते देखते रेस्टोरेंट के किचन में जा पहुंचता है और वहां जाने के बाद दाल के पतीले के पास जाकर वो अपनी जेब से एक पुड़िया निकालता है और दाल में मिलाते हुए खुद से कहता है, बहुत बन रहा था ना संजय कि अब उसका रेस्टोरेंट है, लेकिन अब उसका रेस्टोरेंट ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। मेरा काम नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि संजय का काम अच्छा चले। अनुराग को दाल में मिलावट करते हुए सुमन देख लेती है और उसकी सारी बातें सुन भी लेती है। सुमन तुरंत पुलिस को बुलाती है और संजय को बताते हुए सुमन बोलती है, ये आपका कोई अच्छा दोस्त नहीं है। हमारा अच्छा काम चल रहा है, ये देखकर ये जल रहा है, इसीलिए ये हमारे खाने में मिलावट करने आया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ से उन्हें ये करते हुए देख लिया। मैं यहाँ से गुजर रही थी और ये हरकत भी देख ली और इसकी बात भी सुन ली, वरना तो ये अपने मकसद में आज कामयाब हो जाता। मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया, अपना दोस्त कम और भाई ज्यादा मारा, लेकिन तू तो मुझे ही बर्बाद करना चाहता है। इंस्पेक्टर जी, इसे यहाँ से लेकर जाइए, इसका असली चेहरा हमारे सामने आ गया है। अनुराग को पुलिस लेकर चली जाती है, जिसके बाद अनुराग को अपने किए हुए पर सजा मिलती है और इसी के साथ सुमन संजय अपने काम में दुगनी मेहनत करने लग जाते हैं और ऐसे ही आगे भी खूब तरक्की करते हैं। युवानपुर कहकर एक गांव में कमलनाथ और झुमरी का अंडा बिरयानी ढाबा बहुत मशहूर होता है। पूरे गांव की सबसे बढ़िया अंडा बिरयानी सिर्फ उनके पास ही मिलती, इसीलिए दूर दूर से लोग आकर वहां पर अंडा बिरयानी खाते हैं। वाह वाह झुमरी बहन, कमलनाथ भाई, तुम्हारे ढाबे के अंडा बिरयानी पूरे देश की ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट अंडा बिरयानी है। मुंह में जाते ही व्यक्ति उसके स्वाद से मंत्रमुग्ध हो जाएगा। वाकई में बहुत ही बढ़िया अंडा बिरयानी बनाते हैं आप दोनों। धन्यवाद धन्यवाद। लीजिए ना, और लीजिए, मजे से खाइए, जी भर के खाइए। कमलनाथ और झुमरी के ढाबे के पीछे एक काला सच छुपा हुआ था। असल में कमलनाथ अपनी 23 साल की अनाथ भतीजी भावना से अंडा बिरयानी बनवाता है और कमलनाथ और झुमरी उस बेचारी पर खूब अत्याचार करते हैं और उसके साथ हमेशा बेरहमी से पेश आते हैं, जैसे कि वो उनकी भतीजी नहीं नौकरानी ही हो। अरे ओ कलमुही, हुआ नहीं क्या अब तक ऑर्डर? कब से बना रही हो? कछुए की तरह काम करना छोड़ दो और तेजी से सारा काम करो, समझ गई तुम? अगर ऑर्डर देने में देरी हो गई तो तुम्हें आज रात को खाना नहीं मिलेगा, कह दे रहा हूँ। और ऊपर से मेरे हाथ के चाटे भी मिलेंगे। चल जल्दी जल्दी, फटाफट हाथ चला। चाची जी, चाचा जी, मेरे पैरों में सूजन आ चुकी है, मुझसे खड़े नहीं हुए जा रहा है, मुझे आराम की ज़रूरत है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम करने दीजिए। अरे तेरी तो नास पीटी नालायक लड़की, रुक जा, बता रही हूँ तुझे। झुमरी तुरंत वहां पर पड़ी कड़ची लेकर उसे भावना को मारती है। आ, 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 चाची जी। भूल मत, जब तेरे माँ और बाप मर गए थे तब तू केवल 13 साल की थी और आज 10 सालों से हम तुझे संभाल रहे हैं, तुझे खिला पिला रहे हैं और तू हमारे लिए इतना सा काम करने के लिए नखरे दिखा रही है। कोई नौटंकी नहीं चलेगी, वरना तुम्हारा हाल बद से बदतर कर देंगे हम, समझी तुम? समझी कि नहीं? चाचा जी। भावना बेचारी लाचार और बेसहारा थी। वो अपने चाचा जी और चाची जी द्वारा रचाए गए पिंजरे में फंस चुकी थी। उसकी तबीयत अब बुरी तरह से खराब होने लगती है और वो काम ही नहीं कर पाती है। तभी कमलनाथ और झुमरी दोनों उसे मोटी छड़ी से मारते हैं। मत मारो, मत मारो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मारो, अरे इसे और मारो, मार खा कर इसकी अकल ठिकाने आएगी। तभी वहां ढाबे के पास से गुजर रहा एक 23-24 साल का नौजवान लड़का दिव्यम भावना की चिल्लाहट सुनता है और वो थोड़ा अंदर झांकता है तो कमलनाथ और झुमरी को भावना को बेरहमी से मारते हुए देख चौंक जाता है और तुरंत वहां जाकर वो उन दोनों को धक्का मारता है और भावना को बचाकर अपने सीने से लगाता है।
तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ। तेरी इतनी हिम्मत, कौन है रे तू? मुझे तो लगता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। तुम दोनों जैसे शैतान लोगों की सोच इतनी ही घटिया हो सकती है। बस, बहुत कर लिया तुमने अपनी भतीजी पर अत्याचार, बहुत कर लिया उसका इस्तेमाल। अब मैं तुम दोनों की सच्चाई पूरे मोहल्ले के सामने लाऊंगा। दिव्यम उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है और पूरे मोहल्ले को उन दोनों की गंदी असलियत पता चलती है। भावना अब दिव्यम के घर जाती है। दिव्यम, धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए और मुझे अपने घर में रहने का सहारा देने के लिए। अरे भावना, कैसी बातें कर रही हो तुम? तभी दिव्यम की माँ सुनंदा भावना के लिए काढ़ा बनाकर लाती हैं। ये लो भावना बिटिया, ये काढ़ा पी लो, इससे पीकर तुम्हारा दर्द और कम हो जाएगा। धन्यवाद काकी जी। धन्यवाद मत कहो बिटिया, आज से तुम मेरी बेटी समानी हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगी। तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। और हाँ, तुम्हारे चाचा जी और चाची जी को अब जेल की सजा मिल चुकी है। तुम्हारा इंसाफ हो चुका है भावना बिटिया। तुम यहाँ खुशी खुशी रहो, अपना ही घर समझो इसे। जी राजेंद्र काका जी। दिव्यम के माता पिता राजेंद्र और सुनंदा को भावना बहुत पसंद आती है। दिव्यम अपने पापा के साथ उनका बिजनेस संभाल रहा होता है और भावना घर बैठे सुनंदा के साथ खाना बनाती, गाने सुनती। वो दोनों घूमने जाती हैं। भावना के जीवन में खुशियों की लहर आ जाती है। एक दिन भावना, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी कला, अपनी कुकिंग के जरिए ही अपने करियर को बनाना चाहिए? आई मीन, तुम वर्ल्ड्स बेस्ट अंडा बिरयानी बनाती हो, तो क्यों ना तुम अब खुद का ढाबा खोलो और वहां अंडा बिरयानी बेचो? अरे हाँ भावना बिटिया, दिव्यम एकदम सही कह रहा है। वैसे भी तुम इतनी लजीज अंडा बिरयानी बनाती हो और पूरा गांव भी उसका फैन है। लेकिन दिव्यम काका जी, मैं ढाबा कैसे खोलूंगी? उसके लिए तो ढेर सारे पैसे लगेंगे ना। अरे भावना बिटिया, तुम पैसों की चिंता क्यों कर रही हो? हम है ना, हम करेंगे तुम्हारी मदद। बस तुम हिम्मत मत हारना और पूरे टशन के साथ अपने जीवन की ये नई शुरुआत करना। ठीक है काकी जी। दिव्यम और उसके माता पिता भावना को ढाबा खोलने में मदद करते हैं और भावना के हाथ की स्वादिष्ट अंडा बिरयानी खाने के लिए ढेरों ग्राहक उसके ढाबे के बाहर लंबी कतार लगाकर खड़े हो जाते हैं। उसकी अंडा बिरयानी सबके दिलों पर राज करने लगती है। वाह 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 भावना बिटिया, तुम्हारे अंडे बिरयानी की बात ही निराली है। मजा ही आ गया इसे खाकर। मुझे तो और दे दो। इस अंडा बिरयानी को जितना खाओ मन ही नहीं भरता। इतनी मजेदार और सॉलिड टेस्ट है इसका। जी धन्यवाद। भावना का अंडा बिरयानी ढाबा खुलने पर अब उस गली के दूसरे ढाबे वाले मनोज का बहुत नुकसान होने लगता है। जब से ये भावना आई है तब से मेरे ढाबे में आना तो दूर, कोई मेरे ढाबे की तरफ देखता भी नहीं है। परेशान हो गया हूं मैं तो। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं भावना के ढाबे को जला दूंगा। मैं उसकी कामयाबी का कांटा बन के ही रहूंगा। मनोज अगले दिन भावना के ढाबे को जलाने की योजना बनाता है, लेकिन उस रात अचानक से उसके ढाबे के गैस पाइप लीक हो जाती है और ब्लास्ट हो जाता है और उसके ढाबे में तेजी से आग फैलने लगती है। नहीं, बचाओ! मनोज गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हुए मदद की गुहार लगाता है और वहां पर दिव्यम ही उसकी जान बचाने आते हैं और उसे उस आग से बाहर निकालते हैं। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड आकर उस आग को बुझाती है। धन्यवाद भावना जी, दिव्यम जी। अगर आप दोनों आज मुझे नहीं बचाते तो मैं भी ढाबे के साथ जलकर राख हो जाता। मैंने इस भावना के ढाबे को जलाने का प्लान बनाया था, लेकिन आज खुद मेरे ही ढाबे में आग लग गई और इसने मुझे बचाया। कितने अच्छे लोग हैं ये। मैं कितना गलत था। शायद मेरे इस गलत भाव के कारण ही मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है। अब से मैं अच्छा बनूंगा और अपनी सारी बुरी आदतों को सुधार दूंगा। ये लीजिए मनोज भाई, ये कुछ पैसे हैं। आपका जितना भी नुकसान हुआ है उसे चुका लीजिए और एक नया ढाबा खोल लीजिए। लेकिन दिव्यम जी, आप ये पैसा मुझे क्यों दे रहे हो? रख लीजिए मनोज भाई, आपके पास जब वापस आ जाए तब हमें दे देना, ठीक है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा आप दोनों का एहसानमंद रहूंगा।
मनोज उन पैसों से दूसरी गली में अपना ढाबा खोलता है और वो अब मन में बुरे भाव रखने की जगह अच्छे विचारों के साथ काम करता है और धीरे धीरे उसके ढाबे पर ही ग्राहकों का आना जाना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद भावना और दिव्यम को एक दूसरे से प्यार होने लगता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी के साथ रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।